हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके विथ रवि सैल में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे रेलवे का सामान्य विज्ञान। तो आज हम देखते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी जीवों में विविधता। इस वीडियो में हम देखेंगे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी का सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न जो पूछा गया है उसको हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जीवों की विविधता को देखते हैं। तो देखेंगे हम जीवों की विविधता। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समिष्ट को समूल विनाश से बचा सकता है? तो समूल विनाश से बचा सकता है, इसका सही आंसर विभिन्नता। विभिन्नता जो है बचा सकता है। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि निकेत किसी जीव या प्रजाति के उसके परिस्थिति तंत्र में भूमिका और स्थिति है। निकेत में विभिन्नता से तात्पर्य है कि एक ही प्रजाति में विभिन्न गुणसूत्र, लक्षण या आनुवंशिक संरचना वाले जीव जो विभिन्न वातावरण परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक सुपयोजित पाले जाने वाले और वाणिज्य गैर शहतूत रेशम कीटों में से एक एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है फिलोसामिया रिसिनी। फिलोसामिया रिसिनी, ऑप्शन बी इसका सही है। इसका व्याख्या दिया हुआ है, वैज्ञानिक नाम है और इधर सामान्य नाम है। तो एंथेरिया माइलिटा इसका सामान्य नाम है तसर रेशम कीट, और फिलोसामिया रिसिनी ये जो है एरी रेशम कीट इसका सामान्य नाम है, और अरंडी रेशम कीट भी इसे कहते हैं। एक है मोरस अल्बा, इसका सामान्य नाम है सफ़ेद शहतूत। बॉम्बैक्स मोरी इसका सामान्य नाम है घरेलू रेशम कीट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? इसका सही आंसर है घोंघे। घोंघे जो है अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है, यह भी दर्शाता है कि आनुवंशिक रूप से वह निर्धारित नहीं होता है। इसका व्याख्या है कि घोंघे कुछ प्रजातियां परिपक्व होने पर अपने लिंग में परिवर्तन कर सकती है। यह प्रक्रिया अनुक्रमिक उभयलिंगीपन कहलाती है। कुछ घोंघे नर से मादा परिवर्तित होते हैं, जिस प्रक्रिया को प्रोडेंट्री कहा जाता है। कुछ घोंघे मादा से नर परिवर्तन होते हैं, जिस प्रक्रिया को प्रोटोगोनी कहते हैं। प्रोटोगोनी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उभयचरों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? उभयचरों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इसका सही आंसर है 3। ऑप्शन डी सही है, 3 प्रकोष्ठ होते हैं। इसका व्याख्या है कि उभयचरों में 3 प्रकोष्ठ, 2 आलिंद, 1 निलय होता है। 2 आलिंद 1 निलय वाला हृदय पाया जाता है, जो कि उनकी कम चयापचय दर और त्वचीय श्वसन पर निर्भर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है वह है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। यूकैरियोटिक जो है विकसित कोशिका है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये अविकसित कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं, उदाहरण के जीवाणु और आर्किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है? तो पैरामीशियम की सहायता कौन करता है? इसका सही आंसर है पच्छाव। पच्छाव जो है पैरामीशियम की सहायता करता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव है, जिसमें भोजन को कोशिका एक विशिष्ट स्थान पर ले जाने और पोषण प्राप्त करने के लिए पच्छाव सहायता करता है, जो यानी सीलिया पर जो है सहायता करता है।
जो पैरामीशियम की सतह पर मौजूद होता है और पैरामीशियम की गति के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं और फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं, तो किस में फैल जाते हैं? इसका सही आंसर है अमीबा में। अमीबा में जो है रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाता है और फिर कोशिका द्रव में फैल जाता है। ये जो है अमीबा हो जाएगा ऑप्शन। इसका व्याख्या है कि अमीबा की रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाता है और जो विघटन के पश्चात कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। अमीबा में रिक्तिका एक अस्थायी अंग है। अमीबा जो है भोजन जो करता है कुटपात विधि से करता है, कुटपात विधि से। नेक्स्ट प्रश्न है, राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है? तो राइजोपस में जो धागे जैसी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कवक तंतु, यानी हाइफे कहते हैं। ऑप्शन डी सही है, कवक तंतु कहते हैं, हाइफे। कवक तंतु राइजोपस में विकास और प्रजनन में अहम भूमिका निभाते हैं, जिनके द्वारा राइजोपस में बीजाणुधानी का विकास होता है, जो बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनसे नए राइजोपस बनते हैं। राइजोपस 3 प्रकार के कवक तंतु पाए जाते हैं, अस्टोलन, प्रकंद और स्पेरेंगियोफोर्स। स्पेरेंगियोफोर्स कवक तंतु मिलकर माइसीलियम का निर्माण करते हैं, जो एक वनस्पतिक भाग है। माइसीलियम का निर्माण करते हैं जो कि एक वनस्पतिक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिस्मेनिया किसके द्वारा प्रजनन करता है? लिस्मेनिया जो है किसके द्वारा प्रजनन करता है? इसका सही आंसर है एक निश्चित तल में द्विविभाजन द्वारा। एक निश्चित तल में द्विविभाजन द्वारा। ऑप्शन इसका सी सही है। लिस्मेनिया जो है फ्लैगेलम की उपस्थिति के कारण अनुदैर्ध्य तल में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। अलैंगिक प्रजनन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ऊपरी भूस्तरीय के माध्यम से फैलता है? इसका सही आंसर है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है ऊपरी भूस्तरीय के माध्यम से फैलता है, स्ट्रॉबेरी। ऑप्शन ए सही है। इसका व्याख्या दिया हुआ है, ऊपरी भूस्तरीय एक प्रकार का तना है जो जमीन पर फैलता है और इसके पर्वसंधियों से जड़ें और पत्तियां निकलती है, जिन्हें धावक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी और ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम। अगला प्रश्न है, फेबेसी कुल के किस पादप के बीजों का उपयोग मसाले, सुरुचिकर्मक और पूरक आहार के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर है ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम। ट्राइगोनेला फिनम और ग्रीकम। ऑप्शन ए सही है। फेबेसी परिवार के मेथी के पौधे यानी ट्राइगोनेला फिनम और ग्रीकम के बीजों का उपयोग मसाले यानी सुरुचिकर्मक और पूरक आहार के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और मेथी के बीज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आहार और फाइबर, लिपिड की आवश्यक खनिज जैसे आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? कौन सा जीव जो है एक कोशिकीय नहीं है? इसका सही आंसर है पौधे। पौधे जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। बाकी पैरामीशियम, अमीबा और क्लेमाइडोमोनास, ये तीनों जो है एक कोशिकीय जीव है। पौधे के शरीर जटिल और बहुकोशिकीय होता है, जिसमें कई प्रकार के ऊतक उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव की डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है? सबसे छोटी अधिसूचित की गई है। इसका सही आंसर है मानव अगुणित कोशिका की, यानी ह्यूमन हैप्लॉइड सेल। ऑप्शन सी इसका सही है। इसका व्याख्या दिया हुआ है, 5X174 एक एकल रज्जुक डीएनए बैक्टीरियोफेज है
यानी विषाणुवक्षी है। बैक्टीरियोफेज 5X174 एक बहुत छोटे एकल रज्जुक डीएनए जीनोम वाला जीव है जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। वर्ष 1977 में फ्रेडरिक सेंगर द्वारा पूर्णतः अनुक्रमित किया जाने वाला पहला डीएनए जीनोम था। बैक्टीरियोफेज 5X174 सबसे छोटी डीएनए लंबाई वाला जीव नहीं है, बल्कि सर्कोवायरस सबसे छोटे जीनोम वाले जीव हैं। सर्कोवायरस, जिसमें केवल 1700 से 1800 युग्म होते हैं। कॉर्सेनेला रुड्डी नामक जीवाणु का जीनोम किसी भी ज्ञात मुक्त जीवित कोशिकीय जीव की तुलना में सबसे छोटी है, जिसमें डीएनए के लगभग 1,60,000 आधार युग्म होते हैं। अब अगले चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।